हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 30 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, 30 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे 31 से 35 तक। ओके, तो आप लोग जो है नोट साथ में जो भी कॉन्सेप्ट आपको लगे उसका नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि वो आपको काम आने वाला है आगे के आने वाले एग्जामिनेशंस में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास वो सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशंस पहले से होना चाहिए, जिससे आप प्रॉब्लम्स को आगे भी सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो एक एक स्टेप में जो भी क्वेश्चन में जो भी आपको नई चीज़ें सीखने को मिले उनको एक जगह नोट कर लो, क्योंकि उनका काम आगे आने वाले क्वेश्चंस में पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है हीट ऑफ कम्बशन। ठीक है, हीट ऑफ कम्बशन के बारे में बताना है किसका जो होगा सबसे कम होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो हीट ऑफ कम्बशन डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हीट ऑफ कम्बशन आपका डायरेक्टली पॉसिबल होता है 1/, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या है कि आपका मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी हीट ऑफ कम्बशन क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ABCD, इनमें हम चेक करेंगे कि किसका स्टेबिलिटी सबसे क्योंकि हमको यहाँ पे हीट ऑफ स्मॉलेस्ट निकालनी है, तो जिसका सबसे कम स्टेबल होगा, जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा स्ट्रक्चर, वो सबसे लोएस्ट या स्मॉलेस्ट हीट ऑफ कम्बशन देगा। तो इसके लिए हमको चेयर फॉर्म इनके ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है, आपको पता है चेयर फॉर्म ड्रॉ करने पड़ते हैं इसके लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करे लगा हूँ। ओके, तो इनके चेयर फॉर्म को एक एक करके बनाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ए का बनाते हैं, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर सबसे पहले आप देखोगे तो ये CH3 ये कहाँ पे है, डाउन साइड है। अगर यहाँ पे मैं CH3 को डाउन साइड बनाता हूँ और इन दोनों को, ये आएगा आपका 1 2 3 4, ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा CCH3। ठीक है, CCH3, और ये आपका हो जाएगा CH3। ठीक है, ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। पहले स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, देन हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, C&D आपको पता होना चाहिए साइक्लोहेक्सेन जो होता है उसका चेयर फॉर्म कैसे बनाते हैं। ठीक है, पहले ये बना लेंगे डिज़ाइन, उसके बाद में एक जैसे यहाँ पे CH3 है। ठीक है, इसको अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे बना दिया CH3। ठीक है, तो इसके आगे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे 1 पे बना दिया मैंने, 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे हमको फिर से अबव द प्लेन है तो अप साइड में बनाना है। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड बनाना है, और एक्सियल बॉन्ड पे क्लोरीन है। देन फिफ्थ पोजीशन पे अबव पे CH3 है। ठीक है, एक्सियल पे। अब यहाँ पे देखेंगे C के लिए, तो यहाँ पे भी किसी एक को ले लेते हैं। चलो CH3 को यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे बना दिया CH3। डाउन है तो डाउन साइड में बनाना है। ठीक है, ये डैश है तो डाउन साइड, और अगर सॉलिड बॉन्ड है तो अप साइड। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे आएंगे तो ये इसको अबव द बनाएंगे CH3, एंड CH3 को डाउन साइड बनाएंगे। ठीक है, और इसमें इसको भी ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको CH3 को यहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि हम ट्राई क्या करते हैं कि जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं उनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहते हैं हमेशा। ठीक है, तो मैं अभी इसकी बात करूँगा, पहले इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे ये हो जाएगा CCH3 होल साइज, एंड फोर्थ पे यहाँ पे आ जाएगा ये डाउन साइड में CH3। तो सबसे पहली बात, आपको अगर कभी भी साइक्लोहेक्सेन का है तो आप सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाना, चेयर फॉर्म बनाना सीख लो। ठीक है, उसके बाद ईजी हो जाता है। पहली बात देखो, टेर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आपको जो होता है, टेर्शरी ब्यूटाइल ये जो आपका CCH3 दिया है, ये ऑलवेज, इसको याद कर लो, ऑलवेज कहाँ रहता है, CH3 होल साइज, ये ऑलवेज रहता है इक्वेटोरियल पोजीशन में। ठीक है, ऑलवेज इक्वेटोरियल पर रहता है, बस एक केस होता है। ठीक है, वहाँ पे चेंज होता है, बाकी सारे केसेस में वो डायगोन का केस होता है। ठीक है, तो वो जब आएगा तो उसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलवेज इक्वेटोरियल पे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे इक्वेटोरियल नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये अप बाउंड जो होता है ये एक्सियल होता है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, मतलब इसकी स्टेबिलिटी वेरी लो होगी।
वेरी लो स्टेबिलिटी, और वेरी लो स्टेबिलिटी है इसका मतलब इसका हीट ऑफ कंबसन क्या होगा, वेरी हाई होगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, हमको सबसे ज़्यादा स्टेबल ढूंढना है। बल्कि ग्रुप, अब देखो यहाँ पे CH3 भी बल्कि ग्रुप है, आपको ये याद रखना है कि टर्सरी ब्यूटाइल क्या होना चाहिए, ऑलवेज इक्वेटोरियल, और बल्कि ग्रुप्स भी कहाँ होने चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही होने चाहिए। और आपका CH3 जो होता है एक बल्कि ग्रुप माना जाता है, तो वो अगर एक्सियल पे है तो वो भी क्या होगा, वो स्टेबिलिटी कम कर रहा होगा मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल है। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे भी एक्सियल है, ठीक है, तो ये इसका भी एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो दो चीज़ें हैं, यहाँ पे CH3 के जो हाइड्रोजन्स हैं और क्लोरीन्स के जो लोन पेयर्स होंगे उनके बीच में तो रिपल्सन भी होगा, ठीक है। तो ये तो वेरी अनस्टेबल है बी वाला पार्ट, तो ये सारी ही अनस्टेबल है। सी को अगर आप देखोगे तो सी में क्या है, बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पे भी है, कोई रिपल्सन भी नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा यहाँ रिपल्सन होना चाहिए, बट यहाँ पे रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप जब इसका 3D स्ट्रक्चर देखोगे तो ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसमें बनाने में ऐसा लग रहा है जैसे पास पास है, ठीक है, बट अगर आप 3D में इसके मॉडल से समझोगे तो ये काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी की जो है सबसे ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी, और इसीलिए इसका हीट ऑफ कंबसन भी सबसे ज़्यादा सबसे कम होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा ही स्टेबिलिटी है तो सबसे कम इसका हीट ऑफ कंबसन हो जाएगा। सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये, अगर नहीं समझ में आया होगा कोई पॉइंट तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इसको फिर से इरेज किए दे रहा हूँ, ठीक है, मैं सब इरेज किए दे रहा हूँ, ये आप पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक क्वेश्चंस है मेरा। आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में बोल देना, ठीक है। चलो इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की। 31 हो गया हमारा, 32 की बात करते हैं। अच्छा, ये भी आपका हीट ऑफ कंबसन का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर बताना है, तो इसके बारे में देखते हैं। हीट ऑफ कंबसन का ये फार्मूला है। एक और चीज़ होती है इसमें, इसको भी आप नोट कर लो कि ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ कार्बन पे। जैसा कि इसका एक पहले क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका हीट ऑफ कंबसन होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कार्बन एटम्स सब में कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 हैं और यहाँ पे भी 6 हैं। तो कार्बन एटम तो सेम है। अब तो कार्बन एटम से हमारा कोई फ़ायदा नहीं है फार्मूले में, बट कहीं कहीं कार्बन एटम से हो जाता है क्वेश्चन, तो हमको उसमें स्टेबिलिटी का फैक्टर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। स्टेबिलिटी का फैक्टर तब लगाएंगे जब वहाँ पे कार्बन हमारे क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, तो ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबसन सबसे कम होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, अगर हीट ऑफ कंबसन की बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम टू मिनिमम ले जाना है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम किसका है और मिनिमम किसका है ये हमको बताना है। तो जिसका मैक्सिमम होगा हीट ऑफ कंबसन वो सबसे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी बात करते हैं, ठीक है, इन दो की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों में हमको कुछ समझ में आ सकता है आसानी से। चलो देखते हैं, जैसे ये है, तो ये क्या है, आपको पहली बात बताया कि 4 मेंबर्ड रिंग है, तो 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेन होती है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, दोनों ही 4 मेंबर्ड हैं, ये आपकी 5 मेंबर्ड है और ये आपकी 6 मेंबर्ड है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंड कौन है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंड 4 मेंबर्ड होगी, देन सबसे ज़्यादा होगी 4 मेंबर्ड। स्ट्रेंड की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंड का मतलब होता है कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। 4 मेंबर्ड का मतलब है कि उसको हमने क्या कर रखा है, बिल्कुल कोजी ऐसे बांध के रखा है, ठीक है, ये ओपन होना चाहता है, तो ये बहुत स्ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे जो 2 और 4 हैं वे क्या होंगे, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। अब इन दोनों में रिलेटिवली कौन अनस्टेबल होगा ये देखना है। तो स्ट्रेंड तो दोनों हैं, बट यहाँ पे अगर सिस की बात करें तो सिस का मतलब होता है कुछ ऐसे, जैसे एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये है सिस। अगर हम दूसरे के बना रहे हैं यहाँ पे इसको, तो हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साइड बनाते हैं, इस चीज़ को इसी के साइड में बनाते हैं, ये कुछ ऐसे होता है, ये और ये दोनों एक साइड में। आप सोचो कि अगर दोनों CH3 पास पास हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, क्योंकि बल्कि ग्रुप होता है CH3। अगर इसकी बात करें इसकी, तो यहाँ पे कैसे बना लेंगे इसको, यहाँ पे इसको डिज़ाइन करते हैं ऐसे,
एक ऊपर की साइड में होगा, नीचे साइड में, देखो मतलब एक ऊपर की साइड में होगा, एक नीचे, ये 3D में बना रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे आएगा देखने में, एक अप साइड एक डाउन साइड, तो इसमें बिल्कुल रिपल्सन नहीं। तो इन दोनों में पहली बात तो ये दोनों स्ट्रेन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होंगे, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल इसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी इनकी हीट ऑफ कॉम्बसन की। इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन होगा? सेकंड, ठीक है। तो सेकंड की हाईएस्ट हो जाएगी हीट ऑफ कॉम्बसन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हीट ऑफ कॉम्बसन की बात करें तो सेकंड की हाईएस्ट होगी, क्यों? क्योंकि सेकंड सबसे लेस स्टेबल है पूरे मॉलिक्यूल्स में। पहले हमने स्ट्रेंड के बेसिस पे इन दोनों को अलग किया, क्योंकि 4 मेंबर रिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रेंड और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है, और इन दोनों में सिस जो है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। अब इसके बाद में जनरल सी बात है 4 होगा, ठीक है। अब इसके बाद में कौन सा होगा? यहाँ पे 1 एंड 3rd। अब यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड है, यहाँ पे 6 मेंबर्ड है। स्ट्रेंड किस में ज़्यादा है? 5 में, और उस सबसे कम स्ट्रेंड होता है 6 मेंबर्ड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड 6, तो यहाँ पे 1st एंड 3rd। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ओके, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, पॉज कर लिया करो, और पॉज करके जो जो मैंने बातें बताई इनको एक जगह पे लिख लिया, ठीक है। सो अब आपको उससे आगे क्वेश्चंस, अब जैसे कंबसन का क्वेश्चन है ना, तो यही 2-3 फार्मूले लगने हैं, ठीक है। हीट ऑफ कंबसन की स्टेबिलिटी देख लो, कार्बन एटम देख लो, ठीक है। चलो अब बात करेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लोएस्ट पीके वैल्यू, किसमें सबसे कम पीके वैल्यू होगी? तो 2 ऑप्शन यहाँ में, 2 नेक्स्ट पेज पे है। तो जनरली अगर बात करें पीके वैल्यू की, तो मैंने पहले भी बताया कि पीके जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के, और डाइक्यूजन होती है इन्वर्सली होती है पीएच के। मतलब पीएच ज़्यादा होगा तो पीके वैल्यू आपकी क्या होती है, तो इसको इसके साथ ना लिखो, इसका इन्वर्स रिलेशन होता है, बट यहाँ पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को जनरली लेके चलेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं पीके वैल्यू के साथ कैसे इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहली बात है यहाँ पे पीके की बात कर रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, इसका मतलब H+ निकलने के बाद जो हमारा एनायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी की बात हो रही है। एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा वहाँ पे, एनायन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही अच्छा एसिड होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे निकाल दो इस हाइड्रोजन को, यहाँ पे आएगा निगेटिव, यहाँ पे इसको निकाल दो, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हम नीचे इनमें से भी एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे निगेटिव आ गया, यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे भी निगेटिव आ गया, ठीक है। अब कहा गया है कि हाईएस्ट पीके किसका है, ठीक है। हाईएस्ट पीके की बात की गई है, सॉरी लोएस्ट पीके की, ठीक है। तो लोएस्ट पीके की बात की गई, इसका मतलब जो हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ रखता होगा उसकी बात की गई, ठीक है। तो हाईली एसिडिक स्ट्रेंथ कौन रखता है? जिसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो किसका एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये देखने की बात है। चलो यहाँ पे अब देखते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आप जल्दी आइडिया लगा लो, ये आपका है फिनाइल रिंग, ठीक है। इसमें कितनी फिनाइल रिंग्स हैं? इसमें 3 है। इसमें कितनी? इसमें भी 3 है। इसके ऊपर आपके पास 3 और 3 दोनों में, 3 है इसमें और 2 इसमें है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लो, यहाँ पे मैं नोट कराया था उसको आप लिख लो, देन इसके उसको समझाएंगे। सबसे पहली बात है इंक्रीज द नंबर ऑफ फिनाइल रिंग्स डिक्रीज पीके। डिक्रीज पीके का मतलब क्या होता है? इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी उतनी ही बढ़ जाएगी जितना ज़्यादा उसमें रिंग्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको ये चेक करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली, तो इसको इस ऑप्शन को कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही फिनाइल रिंग्स हैं, तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किसी से, ठीक है। अब इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसका पीके होगा, ठीक है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों फिनाइल रिंग्स में सबसे ज़्यादा पीके किसका होने वाला है ये देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, इसमें आप समझना है, ठीक है। एक एक चीज़ को आप आराम से समझ लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें लगती हैं एक साथ। अब यहाँ पे निगेटिव जो चार्ज है आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक
कार्बन से अगर 3 फिनाइल रिंग्स अटैच कर दी जाए, ठीक है, 3 या 4, तो ये प्लेनर नहीं रहती हैं, ठीक है, ये प्लेनर नहीं रहती हैं और ये क्या हो जाती हैं, थोड़ा थोड़ा सा बेंट हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ऐसे जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास ये फिनाइल रिंग्स हैं, ठीक है, एक फिनाइल रिंग ये, एक ये, तो ये ऐसे नहीं रहती हैं, ये एक ऐसे हो जाएगी और दूसरी ऐसे, मतलब उसके क्या रहेगी, एकदम पैरेलली नहीं रहेंगी, ठीक है, एक ऐसे हो जाएगी क्योंकि उनको अपनी स्ट्रेन जो है या हिंड्रेंस जो है मेंटेन करनी रहती है, क्योंकि आसपास रहेंगे तो क्या रहेंगी, ज़्यादा उसमें रिपल्सन होगा, ठीक है, तो क्या होती है, एक ऐसे है तो दूसरी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, ठीक है, और 3 है तो तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, ऐसे ही सेट हो जाएंगी कि वो कंप्लीटली प्लेनर नहीं रहती। अब प्लेनर नहीं रहेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो एनायन है, वो रेजोनेंस नहीं कर पाएगा इजीली, ठीक है। अब जब रेजोनेंस इजीली नहीं कर पाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, एनायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, प्लेनरिटी की। मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा तो कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो एनायन स्टेबल नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब जब एनायन स्टेबल नहीं होगा तो इसकी स्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स में क्या दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि तीनों में तो हमारी ऐसी रिंग है, तो किया क्या गया है, एक में तीनों को फ्री रख दिया गया है, ठीक है, एक में क्या किया गया है, तीनों को फ्री रखा गया है। यहाँ पे आप देखो तीनों कनेक्ट नहीं है एक दूसरे से, फ्री है, मतलब ये अपने आप चाहें तो क्या हो सकती है, बेंट हो सकती हैं, ठीक है, इनको फ्री छोड़ दिया गया है, तो ये तो बेंट होंगी, जनरल सी बात है, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया, ठीक है, इसी कंपाउंड को सिखाया है। बट इन दोनों के केस में अगर देखें तो यहाँ पे देखो इनको क्या किया गया, कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब जब कनेक्ट कर दोगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, वो बन जाएंगे, ठीक है, फिर वो बेंड नहीं होगी, ठीक है। अब तो बेंड नहीं होगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो तीनों बेंड नहीं होने वाली, मतलब तीनों प्लेनर है, कंप्लीट प्लेनर, कंप्लीटली क्या हो जाएगी, प्लेनर हो जाएगी, और प्लेनर हुआ तो क्या होगा, कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन होगा तो एनायन स्टेबल होगा, एनायन स्टेबल होगा तो एनायन स्टेबल हो जाएगा, और एनायन स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करेगी और pKa डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक है। आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो कि बंधने की वजह से क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली बेंट नहीं हो पा रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ था बट इनको किस बॉन्ड ने बांध रखा है, अब बांध रखा है तो प्लेनर है, प्लेनर है तो कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पे बात करनी है बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। क्वेश्चन है 34, अरेंज द फॉलोइंग WXYZ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किन बातों पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है आपका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, और दूसरी किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल पे। और सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल का साइज़ या नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, क्योंकि हमको सरफेस एरिया मेज़र तो कर नहीं सकते कंपाउंड का, बट उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या उनके साइज़ ऑफ एटम्स से उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। अब आती है बात इन दोनों की, तो इसमें कौन ज़्यादा करेगा, तो ज़्यादा की बात होती है कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन करता है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, फ्लोरीन में, देन ऑक्सीजन में, देन नाइट्रोजन में। फ्लोरीन तो है नहीं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में कंपेयर करना है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों में। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात क्यों नहीं की, ठीक है, तो अभी बताएंगे उस बारे में कि क्यों यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात नहीं की है। अभी इसकी बात कर लेते हैं, देन उसको उठाएंगे। यहाँ पे देखो इन दोनों में सबसे ज़्यादा किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, W में, और सबसे कम किस में होगी, Z में। इन दोनों की बात करें, ठीक है, बाकी अभी चारों को कंपेयर करेंगे। तो W में सबसे ज़्यादा होगी और Z में उसके बाद। बाकी की बातें अगर करते हैं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली एक लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर आपका क्या करेगा, ये
इस पर आपके पास इसमें क्या है, पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, इसमें पोलैरिटी नहीं है कि डेल्टा नेगेटिव चार्ज की पोलैरिटी नहीं रहती है, न्यूट्रल रहता है। और न्यूट्रल रहने की वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब इसकी वजह से ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते या उनके तरीके से कंपेरिजन नहीं कर सकते। अब इन दोनों में, और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है कि नाइट्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है बट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये आपका बल्की ग्रुप है, यहाँ पे भी साइड में एटम्स हैं, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको आने में प्रॉब्लम होगी इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाता है। तो इन दोनों को हम ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इनको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं सॉल्व कर सकते, इनको हम सरफेस एरिया के फॉर्म सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसके जो लोन पेयर होंगे ये क्या होंगे, ये चार्ज नहीं होंगे, या पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब H2O आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो क्या होगी, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बल्की ग्रुप होता है और ये भी यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं CH2 ग्रुप्स, तो इनकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन इसके पास नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, हिंडर्ड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा होगा W में, देन Z में, देन X में हो जाएगा आपका, एंड देन Y में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर, और यही हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो ऑप्शन आपका D करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन SD की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो SD की स्ट्रेंथ पहले से बताते चले आ रहे हैं, डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शन होता है एनायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। हाइड्रोजन जहाँ से निकलेगा वहाँ पे एनायन बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के जाएगा तो एनायन बनाएगा, यहाँ से निकलेगा तो एनायन बनाएगा, यहाँ से निकलेगा एनायन, और यहाँ से निकल के जाएगा एनायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा एनायन होगा, देखो यहाँ पे ये इधर रेजोनेंस कर सकता है, यहाँ पे ये इधर भी कर सकता है, और यहाँ पे इधर भी कर सकता है, मतलब सबसे तीन जगह पे यहाँ पे स्टेबलाइज हो जा रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये सिर्फ इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये और ये ऐसे, मतलब एनायन जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा स्टेबल, तो फोर्थ की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ऑप्शन देखो फोर्थ किस में है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बट अदर का भी देख लेते हैं। इसके बाद फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें दो है, तो ठीक है, फोर्थ है देन फर्स्ट हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड एंड सेकंड इसमें कैसे कंपैरिजन करोगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। अब माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये इधर भी जा रहा है तो ये इधर भी आ रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थर्ड में ये आ जाएगा क्योंकि ये इधर ट्रांसफर हो रहा है। बट यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है प्लस M इफेक्ट में जा रहा है, ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट आ रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट इस पे ऑक्सीजन पर डेंसिटी ऑलरेडी बढ़ा देगा, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को कम अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। ये लोन पेयर कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, इस ऑक्सीजन पे, और इस ऑक्सीजन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी तो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, कम विड्रॉ करेगा। जैसे सबसे लीस्ट स्टेबल एनायन हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो आपका जो SD की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो आ जाएगा सेकंड सबसे कम, देन थर्ड, देन फर्स्ट, एंड सबसे ज़्यादा हो जाएगा फोर्थ। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस थे आज के, और कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कुछ होते हैं शॉर्ट जिनमें टाइम कम लगता है। सो आप लोग